Morning, all of you. Let's start our new unit in the series Most Important Questions of 12th Economics for CBSE Board 2026. तो यूनिट नंबर थर्ड की बात करें, दैट इज अ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में. दीज आर आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कवरिंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अ सिलेबस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा बनता है, एक्सप्लेन एनी थ्री कंपोनेंट्स ऑफ अ एग्रीगेट डिमांड. तो एग्रीगेट डिमांड के तीन कंपोनेंट्स बना ले. तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्स माइनस एम, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. सेकेंड पार्ट है इसका, डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिस्टिंक्शन. कहता है जो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन which prefer not to work even suitable work is available for them. मतलब जो काम करना ही नहीं चाहते, काम अवेलेबल है लेकिन काम करना ही नहीं चाहते, वो प्रेफर ही नहीं करते काम करने को, उसे कहते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ लेबर फोर्स ऑफ द कंट्री, कहता है जो एबल भी है वर्क करने के लिए एंड प्रेफर टू वर्क बट इट इज आउट ऑफ वर्क ऑन अकाउंट ऑफ नो फॉल्ट और विश ऑफ इट्स ओन, उसे कहते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग द लेबर फोर्स ऑफ द कंट्री. जो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको हम लोग जो कहें जब लेबर फोर्स कैलकुलेट करते हैं उसको कंसीडर नहीं करते हैं. लेकिन जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है आर पार्ट ऑफ अ लेबर फोर्स ऑफ अ कंट्री बिकॉज दे वांट टू वर्क बट दे डोंट वर्क बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ वर्क. कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री रेफर्स टू इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ओनली एंड द गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव इज टू रिमूव दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. कि जो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करना, किस टाइप की, जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है. वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को तो हम लोग जो कहें इंप्रूव कर ही नहीं सकते. क्वेश्चन नंबर 2 है, इकोनॉमिक्स आर जनरली कंसर्न्ड about the rising marginal propensity to save in the economy. कहते हैं explain why. कहते हैं economics are justified in being concerned about the rising marginal propensity to save in the economy. क्योंकि कहता है as rising MPS, अगर marginal propensity to save बढ़ रहा है, that means cost of falling the MPC, marginal propensity to consume क्या हो रहा है, कम हो रहा है. So कहता है thus fall in consumption will have adverse impact on the economy, culminating in fall in the equilibrium level of income in the economy. हमारा equilibrium level क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कंजम्पशन हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. कंजम्पशन कम हो जाएगी तो आगे से इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी. फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 3 है, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद अ वैलिड रीजन. कहता है एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स एंड एग्रीगेट सप्लाई. कहता है एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एक्स एंड एग्रीगेट सप्लाई ओनली व्हेन द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम. कहता है जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे होगा तभी हमारी एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड एक्स एंड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगी. कहता है एट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, जब अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल है, कहता है व्हेन एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ एक्स एंड एग्रीगेट सप्लाई, इट विल लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ अनप्लान्ड इन्वेंटरीज. Hence, the producer will reduce employment, leading to reduction in output and income till the two forces becomes equal to each other and vice versa. Next question है, difference between the autonomous investment and induced investment में क्या होता है. Autonomous investment which is incurred by the government with the motive to promote the level of growth and development. और induced investment क्या होता है, which is incurred by the enterprise with the motive to make greater investment and receive the higher return. Independent with level of income, लेकिन जो induced investment होती है depend with the level of income के ऊपर वो depend करती है. सेकेंड पार्ट फिर कहता है, it is influenced by change in population structure, नेचुरल क्लाइमेट्स एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी. जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है इन्फ्लुएंस्ड होती है इससे. लेकिन जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम ऑफ एन इकोनॉमी. कहता है हाइयर द इनकम द ग्रेटर इज द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. जितनी ज्यादा इनकम हमारी जो ज्यादा होगी उतनी ज्यादा जो कि है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी. फिर कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शो विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हाउ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम.
कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई से कैसे हम इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करते हैं। तो कहता है एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, कहते हैं इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, कि गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टोटल कितना एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, दैट इज द एग्रीगेट डिमांड। And what is the aggregate supply? Aggregate supply refers to total production of goods and services in the economy. The equilibrium level of income is determined at a point where aggregate demand is equal to aggregate supply. मैंने आप लोगों को इसका चैप्टर अलग से करवाया हुआ है, तो वहां पे मैंने इसको डिटेल में आपको समझाया हुआ है। This can be shown with the help of a following diagram. तो आपको AD कर्व यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और ये सेकंड आप लोगों को एग्रीगेट सप्लाई शो हो रही है, दैट इज अ 45 डिग्री एंगल, ठीक है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एग्जाम में मोस्टली यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आता है वो इस टाइप से ही आता है। कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आपको दिया हुआ है, दैट इज 0.2। अब सिंपल सी बात है, अगर एमपीएस पता है तो एमपीसी निकाल सकते हैं, इजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू 1। तो अगर एमपीएस हमारा 0.2 है तो एमपीसी क्या होगा, 0.8। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमें दिया हुआ है एंड ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया हुआ है, और हमें पता है इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होती है। अब हमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकालना है, तो वाई क्या है, इनकम कितनी है 22,500 इज इक्वल टू कंजम्पशन कितना है 500 प्लस 0.8, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आप लोगों का 4,000 जो क्या है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे कंजम्पशन लिखना है। कंजम्पशन क्या होती है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला लगा के आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्स आंट एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। एक्स आंट मतलब प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, और जो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है। कहता है बाय एक्स आंट इन्वेस्टमेंट वी मीन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विच द इन्वेस्टर प्लान टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। Planned investment refers to the amount of planned investment given by the investment demand function. However, actual या फिर ex post investment में differ from the planned investment। कहता है when actual sale differ from planned sales, the firm thus face unplanned addition or reduction in the inventories. Next question है, what is an investment multiplier or output multiplier? What can be its minimum value and why? कहता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में कितना चेंज हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम लोग डिनोट करते हैं के से, इज इक्वल टू चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मिनिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात, मल्टीप्लायर की बात करें तो दैट इज 1 व्हेन मिनिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 0। सो k क्या होता है, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k क्या होती है, दैट इज इंफिनिटी। इफ MPC इज 1 देन k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, तो 1/0 क्या आ जाएगी, वो इंफिनिटी हो जाएगी। फिर कहता है इज देयर एनी नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बीच में नेगेटिव रिलेशन है? Use a hypothetical example. कहते हैं no, there is no negative relationship between the MPC and investment multiplier. The value of multiplier is determined by the MPC. It is directly related with MPC. Higher than will be K. Lower the MPC, smaller will be K. K is equal to 1/1 minus MPC. Example, if MPC is 0.5, K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। दैट मीन्स कहता है जैसे जैसे हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ता है, हमारी इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही बढ़ती है। तो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं रहता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों का, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन द इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम एंड सेविंग एक्सीड द इन्वेस्टमेंट। कहता है क्या होता है जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे नहीं होती है और सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा बढ़ जाती है। यूज अ हाइपोथेटिकल टेबल, डज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ऑलवेज इंडिकेट फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, एक्सप्लेन।
कहता है द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल, जहां पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। लाइक आपको देखो इनकम दी हुई है 0, 100, 200, 300, 400, कंजम्पशन गिवन है 50, आपकी इनकम 0 है फिर भी 50 का कंजम्पशन कर रहे हैं, 100 है तो 100 का कंजम्पशन कर रहे हैं, 200 है तो 150, 300 है 200, 400 इनकम है तो 250 का कंजम्पशन कर रहे हैं। सेविंग्स कैसे निकालते हैं, सेविंग्स निकलती है आपकी इनकम माइनस कंजम्पशन। देखिए आपकी इनकम 0 थी, फिर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहे थे, -50, फिर आपकी सेविंग 0 हो गई, एज इट इज आपकी सेविंग्स बढ़ती रहेगी, इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा। अब हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कब होता है, जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। दैट मीन्स 300 जो लेवल है आप लोगों का इनकम का, उस पॉइंट पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहते हैं। कहते हैं द अबव टेबल शोज दैट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगा, 300 करोड़, एंड एट दिस पॉइंट सेविंग इज इक्वल टू 100 एंड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 100। कहता है व्हेन सेविंग exceed the planned investment, it means that people are consuming less and thereby spending less. As a result, aggregate demand क्या हो जाएगी, less than aggregate supply हो जाएगी. This will lead to accumulation of unintended inventory. To avoid further accumulation of inventory, producer will reduce the production. Consequently, output, income and employment will be reduced till the employment level of income 3000 crore is reached, where saving is equal to investment. तो equivalent level of income may not necessarily be at a full employment level. That is, it is not necessary that there will be always be full employment at the equivalent level of income पे full employment हो, as such भी possible जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 10, गिवन द एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फंक्शन दिया हुआ हमें, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फंक्शन C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75y, where y is equal to national income, C is equal to aggregate consumption expenditure। कहता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमें दी हुई है 1000 करोड़ की, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालनी है हमें। अब हमें पता है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट में y इज इक्वल टू क्या होता है, C प्लस आई। अब C हमें क्या गिवन है, 100 प्लस 0.75y प्लस इन्वेस्टमेंट, वो कितनी है, 1000 है। इसको कैलकुलेट करोगे आप लोग तो आपकी इनकम कितनी आ जाएगी, 4400 आपकी जो क्या है वो इनकम आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, अब आपको याद होगा इससे, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड। तो इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, गैप बिटवीन द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बीच में डिफरेंस होता है, इट इज द एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर द एग्रीगेट सप्लाई। जब हमारी डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम है, दैट इज अ इन्फ्लेशनरी गैप। और डिफ्लेशनरी गैप क्या होती है, ऐसी सिचुएशन जहां पे हमारी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। इन्फ्लेशनरी गैप कहता है दिस सिचुएशन कम्स आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद जो क्या है इन्फ्लेशनरी गैप आता है, जब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। और दिस सिचुएशन कम्स बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशनरी गैप की बात करें, इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आती है इकोनॉमी के अंदर, और डिफ्लेशनरी गैप है तो डिफ्लेशनरी सिचुएशंस आती हैं। आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट बिकम कांस्टेंट इवन एग्रीगेट डिमांड, चाहे डिमांड बढ़ रही है, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कांस्टेंट रहते हैं क्योंकि फुल इकोनॉमी लेवल पे है। लेकिन डिफ्लेशनरी गैप के अंदर आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो वो इंक्रीज कर देते हैं। हाउ डज डेफिशिएंट डिमांड शुड बी करेक्टेड यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी। तो मैंने आप लोगों को जो डिटेल्ड वीडियो कराई हुई है उसके अंदर मैंने आप लोगों को डेफिशिएंट डिमांड को कैसे करेक्ट किया जा सकता है और एक्सेस डिमांड की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है उसको मैंने इजीली आप लोगों को बताया हुआ है। तो टू ब्रॉड इंस्ट्रूमेंट्स हैं टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है। अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, बैंक रेट को रिड्यूस कर देंगे, लोन सस्ता हो जाएगा, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। सिक्योरिटीज को परचेज कर लेंगे तो मार्केट में इकोनॉमी में पैसा जाएगा। LLR डिक्रीज कर देंगे तो क्रेडिट के लिए बैंक के पास ज्यादा पैसा बचेगा, तो लैंडिंग ज्यादा होगी तो लोग डिमांड अपने आप बढ़ा देंगे। क्वालिटेटिव की बात करें, मार्जिन रिक्वायरमेंट को डिक्रीज कर देंगे, कम से कम मार्जिन पे लोगों को लोन दिया जाए। एडवाइस की जाती है टू एनकरेज लैंडिंग, क्रेडिट रेशनिंग को विड्रॉ करने की ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट दिया जाए। तो इन सब चीजों से हमारी जो क्या है डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ प्लांट सेविंग
is less than planned investment, what will be bring in the economy in the equilibrium? तो कहता है आंसर इसका क्या कहता है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस एस। तो यहां से क्या आ गया आप लोगों का निकल के, आई इज इक्वल टू सी प्लस एस माइनस सी इज इक्वल टू एस आ गया, क्योंकि सी से सी कैंसिल, मतलब सेविंग हमारी इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो गई। कहते हैं व्हेन प्लान्ड सेविंग इज लेस देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, जब हमारी सेविंग कम है किससे, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट से, द नेशनल इनकम विल डिक्रीज, हमारी नेशनल इनकम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कहता है व्हेन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग, then the production will have to be increased to meet the excess demand. Consequently, national income will increase, leading to rise in saving until savings become equal to investment. Equilibrium level of income is established because when what the saver intends to save becomes equal to what the investor intends to invest. तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इक्विलिब्रियम लेवल पे। तो उसके जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होती है तो क्या चेंजेस होते हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है तो क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो का मेन मोटिव आप लोगों को क्वेश्चन से अवगत कराना है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की देखो बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एक्सप्लेन हाउ इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एस्टैब्लिश्ड थ्रू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के केस में। तो कहता है अकॉर्डिंग टू केन्सन थ्योरी की बात करें तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड एट द इंटरसेक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। जब इंटरसेक्ट करते हैं, एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, टोटल डिमांड फॉर द फाइनल गुड्स इन द इकोनॉमी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी प्लस आई से। एग्रीगेट सप्लाई की बात करें तो वैल्यू ऑफ क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी territory of a country. It is a positively sloped 45 degree straight line curve from the point of a origin. देखो टेबल आपके सामने है, ठीक है, इनकम देखो हमारी इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन है, सेविंग्स है, ठीक है, उसके बाद आप लोगों का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा। एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालोगे, सी प्लस आई, जब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को इक्वल करोगे, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, वो हमारा आ गया। तो उसके बाद हम लोग इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जहां जिस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, हम लोगों को यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे चीजें प्रॉब्लम है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ पे हम लोगों को सी प्लस एस करना है, क्या करना है, सी प्लस एस हम लोगों को यहाँ पे एड ऑन करना है। जस्ट अ मिनट, एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होगी, कंजम्पशन माइनस इनकम में से अगर हम लोग क्या कर दें, या कंजम्पशन में से हम लोग क्या कर दें, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो हमारी एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगा। कंजम्पशन प्लस सेविंग की बात करें वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगा। तो जिस पॉइंट पे हमारा इंटरसेक्ट करेंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ गिवन है, आप लोग इसको इजीली पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम विद द हेल्प ऑफ अ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वाला डायग्राम है, आप लोग इजीली इसको बनाओगे। तो जिस पॉइंट पे सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पे हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है, ठीक है। तो जब सेविंग्स मोर है इन्वेस्टमेंट से तब क्या होगा, एंड जब सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट है उस केस पे क्या होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, explain with the help of numerical example how an increase in an investment in an economy affect its level of income. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 हमारा इसके अंदर आता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। कहता है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल हाउ एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी अफेक्ट्स इट्स लेवल ऑफ इनकम। तो कहता है जो कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है और प्रोफेसर जे.एम. कीन्स की। कहते हैं द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज द अनदर पर्सन इनकम, कि एक बंदे का जो खर्चा है वो दूसरे के लिए इनकम बन रहा है। जैसे ही एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी देन इनकम इंक्रीज मेनी टाइम्स मोर देन द इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। कहते हैं सपोज हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1000 है और एमपीसी कितना है 0.80, दैट मीन्स कंजम्पशन हम लोग 80% कर रहे हैं, 20% हम लोग सेव कर रहे हैं, एमपीएस होगा हमारा 20%। तो फर्स्ट राउंड में देखिए 1000 इनकम थी, 800 कंजम्पशन कर लिया, 200 क्या हो गई, सेविंग होगी। अब वो 800 जो कंजम्पशन किया वो किसी के लिए इनकम बना,
वो उस इनकम का फिर से 80% कंजम्पशन कर लिया, 20% सेव कर लिया, फिर वो 640 रुपए किसी और के लिए इनकम बनी, फिर वो कंजम्पशन बढ़ा एंड सेविंग्स। तो एज इट इज कहता है ये बढ़ता रहता है, और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपीज की लीड्स टू अ टोटल इंक्रीज ऑफ 5000, जो क्या है हमारी इनकम जो क्या है इंक्रीज हो गई। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लायर दैट इज कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स आ जाएगा, कि 5 टाइम्स हमारी इनकम जो क्या है इंक्रीज होती है इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है डिफरेंस बिटवीन द फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होती है, ऐसी सिचुएशन जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है एंड ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क गेट वर्क। जो काम करने के लिए एबल भी है और विलिंग भी है, उनको काम मिल रहा है। इट कोरस्पॉन्ड टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी अंडर द सर्कमस्टांसेस। लेकिन जो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, बट ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क डू नॉट गेट वर्क, उनको काम नहीं मिल रहा है। इट डजंट कॉरस्पॉन्ड टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इजी है कि वर्किंग बनानी है, एडजस्टमेंट बनानी है कि जब एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन होती है एग्रीगेट सप्लाई के तो क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को डिटेल्ड वीडियो में बताया हुआ है। या फिर व्हेन एक्सटर्न इन्वेस्टमेंट आर लेसर देन एक्सटर्न सेविंग्स, कि जब हमारी इन्वेस्टमेंट कम होती है सेविंग से, सेविंग्स लोग ज्यादा कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, उस केस में क्या कंडीशंस रहती है वो इजिली आप लोग कर सकते हैं। फिर कहता है हाउ व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी, हाउ डज द फॉलोइंग अफेक्ट एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी, कि चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, कहता है फिस्कल या फिर चेंज इन टैक्स रेट। तो फर्स्टली बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी क्या है। फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी कंसर्निंग टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। अब फिस्कल पॉलिसी अगर एक्सेस डिमांड का केस है, एक्सेस डिमांड का केस मतलब जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, तो फॉलोइंग फिस्कल मेजर हम लोग जो क्या अडॉप्ट कर सकते हैं टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। मतलब मार्केट में डिमांड पहले से ही ज्यादा है तो कहते हैं टैक्स बढ़ा दो। टैक्स बढ़ाने से क्या होगा, लोगों की जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसमें क्या हो जाएगा, डिस्पोज, क्योंकि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर देगी तो क्या होगा, डिमांड अपने आप कम हो जाएंगी, कंजम्पशन कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी। फिर कहता है डेफिशिएंट डिमांड का केस है तो टैक्सेस को बढ़ा दो और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो अपने आप से क्या है जो हमारी डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंपॉर्टेंट है, कहता है प्रोग्राम्स लाइक मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इनिशिएटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट हेल्प करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, डिफेंड और रिफ्यूट द स्टेटमेंट विद वैलिड रीजन। कहता है आई वुड लाइक टू डिफेंड द स्टेटमेंट। कहता है जो प्रोग्राम चलाए हैं लाइक मेक इन इंडिया स्टार्टअप विल इंड्यूस डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इट में इंक्रीज कैपिटल फ्लो इन द मार्केट, तो इट विल क्रिएट एडिशनल परचेजिंग पावर विद इन द इकोनॉमी के अंदर वो जनरेट होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है एक्सेस डिमांड क्रिएट्स ग्रेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। एक्सेस डिमांड से ग्रेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगी इकोनॉमी में। डिफेंड और रिफ्यूट, कहता है नहीं, द गिवन स्टेटमेंट में बी रिफ्यूटेड इन द एक्सेस डिमांड सिचुएशन फुल एम्प्लॉयमेंट इज ऑलरेडी रीच, कि एक्सेस डिमांड के सिचुएशन में तो फुल एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी रीच हो चुका है। No further employment is possible as all the existing resources are fully employed. तो कहता है efficiency of resource employees cannot be increased. फिर कहता है what is the effect of excess demand on output, employment and prices. ये भी मैंने आप लोगों को जो डिटेल्ड वीडियो कराई है उसके अंदर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इफेक्ट ऑन आउटपुट, कहता है एक्सेस डिमांड के केस में आउटपुट नहीं बढ़ेगा क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है। इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि हमने पहले से ही फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर लिया है। इफेक्ट ऑन प्राइस, कहता है एक्सेस डिमांड ओनली जनरेट द प्रेशर ऑफ डिमांड on the existing flow of goods and services in the economy, accordingly people tends to rise, price बढ़ जाएंगे क्योंकि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, सप्लाई नहीं बढ़ रही है, ना हम आउटपुट एनहांस कर सकते हैं ना एम्प्लॉयमेंट एनहांस कर सकते हैं, तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, प्राइसेस एनहांस हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 22 हमारा आता है how will the flow of funds in the money market be impacted if CRR is gradually lowered the central bank, कि अगर जो सेंट्रल बैंक है वो CRR को कम कर दे तो कैसे जो फ्लो ऑफ फंड्स है मनी मार्केट में वो कैसे इंपैक्ट होगा। तो कहता है CRR मेक करता है, मेक इट मैंडेटरी फॉर द कमर्शियल बैंक टू कीप सम कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक, और अगर CRR कम हो जाएगा तो कैश रिजर्व्स कैन बी प्रोडक्टिवली यूटिलाइज्ड बाय द कमर्शियल बैंक।
Cash reserve can add to stock of liquid asset of bank, accordingly enhance their capacity to create the credit. Accordingly, flow of fund in the money market will increase, जो है वो increase हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 23 है, price of crude oil has drastically fallen in international oil market. Can you identify its negative impact on aggregate demand for the goods produced in India? कहता है drastic fall in the price of crude oil in the international market would lead to an equally drastic fall in the level of income in the oil producing economies. To the extent India depend on these economies for its export, it would mean fall in export component of aggregate demand, so that aggregate demand भी क्या हो जाएगी, fall हो जाएगी, decline हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंप्लीकेशन ऑफ अ इन्फ्लेशनरी गैप. तो इन्फ्लेशनरी गैप कौन सी सिचुएशन होती है, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से इक्वल होती है. तो इन्फ्लेशनरी गैप इज अ मेजर of the amount of excess of aggregate demand. The inflationary gap is so called because it set in motion forces that will cause inflation होता है उससे, और rise in prices रहते हैं. Next question number 25 है, देखो, critically examine the effectiveness of quantitative and qualitative monetary measure to control the situation of a deficient demand की situation है, वो अभी आएगा तो मैं दोबारा आपको करवाता हूँ, ठीक है. नेक्स्ट कहता है, explain the सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ऑलरेडी पहले इसको हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये है मेन हमारा टॉपिक जिसपे जो है ऊपर वाले क्वेश्चन भी जा रहे हैं, तो एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं. एक्सेस डिमांड को हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं और डेफिशिएंट डिमांड को डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं. एक्सेस डिमांड की बात करें, कहता है जब इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड एक्सीड करती है एग्रीगेट सप्लाई को, देन डिमांड इज सेड टू बी एन एक्सेस डिमांड. इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, गैप है शोइंग excess of current aggregate demand over aggregate supply at the level of full employment. It is caused inflationary because it leads to inflation. उसे क्या कहते हैं, inflation. फिर reason या causes for excess demand. अब reasons की बात करें कि excess demand की situation क्यों आती है, लाइक यहाँ देखो ये जो गैप है E और F का, इसको हम लोग inflationary gap कहते हैं. अब reasons क्या है excess demand के, डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, क्यों, कहता है या तो हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड हो गई है ड्यू टू राइजिंग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोग ज्यादा कर रहे हैं. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बढ़ गई है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, इंक्रीज एक्सपोर्ट की डिमांड ज्यादा हो रही है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम हो गई. दीज आर द बेसिकली रीजंस ऑफ द एक्सेस डिमांड के रीजंस है. मेजर्स टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड. अब कैसे हम लोग एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को कंप्लीट कर सकते हैं, तो उसके अंदर कुछ मॉनेटरी मेजर है, कुछ फिजिकल पॉलिसी मेजर है. मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी ऑफ अ सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी. तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, तो उसके अंदर कुछ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ क्वालिटेटिव हैं. क्वांटिटेटिव की बात करें, फर्स्ट कहता है बैंक रेट. कहता है मनी, पहले ही मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है तो हम लोग क्या कर देंगे, बैंक रेट को बढ़ा देंगे. रेपो रेट को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो. ओपन मार्केट ऑपरेशन है तो उसमें क्या कर दो, सिक्योरिटी को सेल कर दो. सिक्योरिटी को सेल करने से क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, मार्केट से पैसा कैप्चर हो जाएगा, तो लोग अपने आप डिमांड कम करेंगे. कैश रिजर्व रेशियो कहता है सीआरआर को बढ़ा दो, अपने आप लोगों के पास जो लोन देने के लिए कमर्शियल बैंक के पास कम बचेगा. एसएलआर को बढ़ा दो. फिर आता है हमारे पास क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में क्या आ जाएगा, कहता है इंपोजिंग लगा दो, मार्जिनल रिक्वायरमेंट जो है उसको इंक्रीज कर दो, मार्जिन को. मोरल सजेशन, एडवाइस करो टू डिस्करेज लेंडिंग की कम से कम लोन दिए जाए लोगों को. सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मतलब क्रेडिट रेशनिंग को इंट्रोड्यूस किया जाए. फिर आते हैं फिजिकल मेजर, कि फिजिकल मेजर से कैसे हम लोग जो कहे हैं एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को सॉल्व कर सकते, मतलब लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो कहता है रिवेन्यू पॉलिसी, मतलब कहता है इंक्रीज इन टैक्सेस. टैक्स बढ़ा दो. टैक्स बढ़ाने से लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम अपने आप सोल्व हो जाएगी. फिर रिड्यूस एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कम कर दे. इंक्रीज इन पब्लिक डेट, पब्लिक डेट में इंक्रीज कर दे, तो उससे भी जो क्या है हमारी जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है वो सोल्व हो जाएगी. फिर आता है हमारे पास डेफिशिएंट डिमांड का केस. डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, जब हमारी एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई से, लाइक ये जो ईएफ का गैप आ रहा है, दैट इज नोन एज अ एग्रीगेट. ये हमारी क्या है, डेफिशिएंट डिमांड है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं. लाइक ये देखो, ये एग्रीगेट सप्लाई है, ये एग्रीगेट डिमांड है, यहाँ ई होना चाहिए, लेकिन डिमांड हमारी क्या है, कम है. ये प्लान हमारी एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट वहां पे है, तो यहाँ ये हमारा जो गैप है दैट इज अ डिफ्लेशनरी गैप. अब ये डिफ्लेशनरी गैप क्यों है, मतलब सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है. डिमांड कम है मतलब लोगों ने कंजम्पशन
जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है वो कम कर दिया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो गई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो गया, या एक्सपोर्ट की डिमांड डिक्रीज हो गई, मनी सप्लाई डिक्रीज हो गई। दीज आर द रीजंस फॉर द डेफिशिएंट डिमांड के रीजंस है। अब कहते हैं हाउ टू करेक्ट द डेफिशिएंट डिमांड, तो इसको कंट्रोल करने की दो टाइप की पॉलिसीज हैं, कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज है, कुछ फिजिकल पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें फिर दो पार्ट्स हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव की बात करें तो एक्सेस डिमांड के केस में बैंक रेट बढ़ाया था, कहते हैं यहाँ बैंक रेट कम कर देंगे, बैंक रेट कम करेंगे लोन सस्ते हो जाएंगे, रेपो रेट को कम कर दो। ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करें तो सिक्योरिटी को परचेज कर लो, सिक्योरिटी को परचेज करेंगे तो मार्केट में पैसा जाएगा, डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। सीआरआर एसएलआर, सीआरआर को क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। सीआरआर डिक्रीज होगी तो हमें कम पैसा अपने पास रखना पड़ेगा, कम पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, तो ज्यादा हम लोग लोन वगैरह दे सकते हैं, तो डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। एसएलआर की बात करें तो एसएलआर को भी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज नहीं करेंगे, यहाँ गलत लिखा हुआ है और टाइपिंग गलत है, यहाँ पे एसएलआर को भी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो दीज आर बेसिकल। ऐसे ही अगर हम लोग ये मॉनेटरी मेजर है, फिजिकल मेजर की बात करें तो वहां पे हम लोगों ने टैक्स को बढ़ाया था, यहाँ पे टैक्स को कम कर देंगे। वहां पे हम लोगों ने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या किया था, डिक्रीज किया था, यहाँ पे हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 3 है जो हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके जितने भी मेन टॉपिक्स थे वो सारे के सारे टॉपिक्स मैंने इसके अंदर कवर अप करवाए हैं। ठीक है, फिर भी इफ यू वांट अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो इन क्वेश्चंस को लगाने से पहले आप लोगों की जो वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे, आप वहां से जाके इसको इजीली पहले कवर अप करिए, देन यू कैन डू द क्वेश्चंस या प्रैक्टिस आप लोग उसके बाद कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द टुडे क्लास। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड चैनल फॉर द फर्दर वीडियोस।